वहीं दूसरी ओर करीब 10 मिनट की डीप किस के बाद जाकर ध्रुव ने वंशिका को छोड़ता है। वंशिका पूरी तरह से हाफ रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इस तरह से कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लेगा और उसे इस तरह से किस कर देगा। वहीं ध्रुव को जल्दी ही अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था कि उसने अपना गुस्सा वंशिका के नाजुक होठों पर उतारा था। उसके होंठ पूरी तरह से सूज गए थे। इतना ही नहीं, उसके होठों के कोने से खून तक निकलना शुरू हो गया था। अब वंशिका को इस तरह से देखने के बाद ध्रुव को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था और बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव के जाने के बाद वंशिका बिना वक्त गवाए तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे में दौड़ते हुए आ गई थी और बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटकर बुरी तरह से रोने लगती है। वही ध्रुव एक मुक्का खींचकर दीवार पर दे मारता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से जोश में अपने होश खो बैठेगा और बिना किसी लड़की की मर्जी की उसे किस कर देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वेल, इन्हीं सब बातों के बीच अब अगली सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंख खुली, उसने अपने आप को पूरी तरह से अरमान की बाहों में जकड़ा हुआ पाया था। अरमान बच्चों की तरह आस्था से लिपटकर सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आस्था को उसने इतना सा भी छोड़ दिया तो आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। अरमान के बाल उस वक्त मेसी से बिखरे हुए थे, लेकिन वो बड़ा ही हैंडसम और मासूम सा लग रहा था। अब अरमान की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि अरमान पर हमले के बाद उसने खुद पर कोई ध्यान नहीं दिया था और जब से आस्था की नफरत का उसे एहसास हुआ तब से तो उसकी हालात और ज्यादा खराब सी हो गई थी। हल्का सा पीलापन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। लेकिन अगले पल ही आस्था को अरमान का चेहरा खून से सना नजर आने लगा और अब आस्था थोड़ा सहमते हुए अपने आप को अरमान से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अरमान के चेहरे को देखते देखते उसे अचानक अरमान के चेहरे पर ढेर सारा खून लगा हुआ नजर आने लगा और एकदम से ही अरमान से डरने सा लगती है और वो जोरों से चिल्लाती हुई बोली, आहा छोड़ो मुझे। उसने अरमान की नींद की भी परवाह नहीं किया। अरमान, जो कि एक सुकून की नींद सोया हुआ था, अब आस्था की आवाज सुनकर उठ गया था। हालांकि उसने अपनी पकड़ आस्था पर इतनी सी भी ढीली नहीं की थी। उसे पकड़े पकड़े ही वो बैठ गया था। अब आस्था ने तुरंत अरमान के हाथों को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश की और अरमान की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझे आप। तभी अरमान ने अपने चेहरे को आस्था के कंधे पर रख दिया था और बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक उसे और अपनी बाहों में भरकर उसे महसूस करता रहा। अब आस्था उसकी इस हरकत पर और ज्यादा गुस्से से भर उठी और बोली, देखो मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। हाँ, और वैसे भी मैं किसी खूनी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती हूँ। तभी अरमान ने उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। हालांकि अरमान बड़े ही धीमे धीमे ये बात बोल रहा था, लेकिन आस्था को अचानक उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई हो। आस्था को आज अरमान से वही डर लग रहा था जो उससे पहली मुलाकात यानी शादी की रात में लगा था, जब अरमान ने बेपरवाही से उस पर गोली चलाई थी। फिलहाल आस्था ने थोड़ा सा खुद के जज्बातों पर कंट्रोल किया और अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए आप पूरी दुनिया को आग लगाओ या सबको आग लगाओ, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और मैं अब आपके करीब नहीं रहना चाहती हूँ, समझे आप। हूँ। तभी अरमान आस्था को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तुरंत उसका फोन बजने लगा और अरमान का फोन वॉइस सिस्टम से ऑपरेट होता है, तो अरमान ने बिना फोन देखे ही उसे उठाने के लिए बोल दिया था। और जैसे ही फोन स्पीकर पर खुद ब खुद हुआ और तुरंत फोन की तरफ से एक आदमी की आवाज आई, किंग, उस लड़की को सांस काफी ज्यादा धीमी पड़ गई है, क्या उसे लड़की की जान लेनी है या फिर उसे बचाना है। और जैसे ही दूसरी तरफ से ये बात बोली गई, अब तो आस्था की आंखें फटने को तैयार थी। इसका मतलब साफ था कि अरमान ने किसी लड़की को टॉर्चर करने के लिए रखा हुआ था और उसकी जान अरमान लेने वाला था। अब तो अरमान थोड़ा सा बेचैन हो गया कि कहाँ तो वो अपनी बीवी को मना रहा था, कहाँ दूसरी कॉल पर इस तरह की बातें आ गई। तभी अरमान ने आस्था के चेहरे की ओर देखते नॉर्मल वॉइस में कहा, उस लड़की को अभी कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। ये बोलकर अरमान ने फोन कट होने के लिए बोल दिया था। अब तो आस्था का गुस्सा बढ़ चुका था। वो नफरत से अरमान की ओर देखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे और मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। आप एक नंबर के खूनी हैं और आप कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, कभी भी नहीं। हूँ। और मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, छोड़िए मुझे। ये बोलकर आस्था जबरदस्ती अरमान से खुद को छुड़ाते हुए तुरंत वॉशरूम में घुस गई थी और अरमान उसे जाते हुए एक पल देखता रहा और अंदाज बदलते हुए बोला, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। ये बोलकर अरमान अब जल्दी ही अपने कमरे से बाहर जाने लगा। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी, क्योंकि आस्था का साथ मिलने पर वो सुकून से सो गया था और सोने के बाद उसके शरीर को काफी ज्यादा आराम मिला, जिसकी वजह से आज उसका शरीर 70% ठीक हो गया था। वहीं दूसरी ओर अंडरस्कोर नानी माँ जल्दी ही उठकर हॉल में बैठ गई थी और राजेश से बोली, राजेश बेटा जाओ, मेरी आस्था को बुलाकर लाना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है।
कहीं ना कहीं नानी माँ फटाफट से अविनाश और एंजल की शादी की बात आस्था से करवाना चाहती थी, ताकि आस्था अविनाश को शादी के लिए मना सकें। हालांकि आस्था को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अविनाश वो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक कि अविनाश का मकसद पूरा नहीं हो जाता। फिलहाल आस्था, जो कि वॉशरूम में थी, उसे एहसास हो गया कि कमरे में कोई नहीं है और अरमान कमरे से बाहर चला गया है। इसलिए आस्था फटाफट से चेंज करके बाहर निकली और सीधा हॉल में जाने लगी। उसने देखा कि अरमान सिंघानिया इस वक्त हॉल में भी मौजूद नहीं है। आस्था मन में बेचैनी से सोचने लगी कि जरूर अरमान उस लड़की को मारने के लिए जा रहा होगा जिसके लिए उनके आदमी का फोन आया था। अब आस्था ने सोच लिया था कि इस और लड़की की जान तो वो किसी कीमत पर नहीं जाने देंगी और वो उसे बचा कर ही रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन इसके लिए उसे अरमान पर नजर रखनी थी कि अरमान कब क्या करने वाला है। फिलहाल जैसे ही वो हॉल में गई, उसने देखा नानी माँ उसी का इंतजार कर रही थी। नानी माँ को देखकर आस्था ने उन्हें गले से लगा लिया था और बोली, नानी माँ, जब आप कोमा गई थी, आप नहीं सोच सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। नानी माँ, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। ये बोलते आस्था की आंखें भर आती है। फिलहाल नानी माँ ने भी आस्था के सर पर हाथ फेरा। कुछ देर उसे शांत करने बाद उसका दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें की करती है। फिर बातों ही बातों में अविनाश और एंजल की शादी की बात आस्था से कर दी थी। ये खबर सुनकर आस्था के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन जब अगले ही पल वो उदास हो गई थी। फिलहाल आस्था हिचकिचाहट से बोली, लेकिन पता नहीं भाई शादी के लिए मानेंगे या नहीं, लेकिन मैं उनकी शादी एंजल से सचमुच करवाना चाहती हूँ। मेरी वजह से उनका प्यार उनसे दूर है। क्योंकि उस दिन गांव में एंजल और अविनाश की बातें आस्था सुन चुकी थी और तब से उसे रिग्रेट हो रहा था कि उनके उसकी वजह से दोनों में दूरियां आ गई है। क्योंकि आस्था तो रौनक को ड्रग्स की घटना का जिम्मेदार एंजल और को ही समझ रही थी, क्योंकि एंजल डिम्पल के साथ थी। फिलहाल आस्था ने इस बात को जाने दिया और नानी माँ को आश्वासन दिया था कि वो जल्दी ही अविनाश भैया से शादी की बात करेगी और उन लोगों की शादी करवाएंगी। वहीं दूसरी ओर अंडरस्को इस वक्त अरमान अपने स्टडी रूम में देव के सामने मौजूद था। देव के पास इंफॉर्मेशन थी कि अरमान के पिता का इलाज, जो कि विदेश में हो रहा था, वो अब काफी हद तक सुधार हो चुका था और बहुत जल्द उन्हें इंडिया लेकर आने वाले थे। तो कहीं ना कहीं अरमान काफी खुश था कि दादाजी को वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देगा। लेकिन फिलहाल उसे सबसे पहले अपनी खूबसूरत बीवी आस्था को मनाना था, क्योंकि आस्था को मनाना उसके सबसे पहले प्रायोरिटी थी। वही आकाश और सुमित दोनों आगे आते हैं और अरमान की ओर देखकर बोले कि अभी तक वंशिका ने पूरा सच नहीं बताया है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया था। तब अरमान ने आकाश को हुक्म दिया कि वो फटाफट से इस बात के बारे में पता लगाए कि राजवीर जिंदल से वंशिका का क्या लेना देना है और वो राजवीर जिंदल की जान क्यों लेना चाहती थी। हर हाल में वो उसके बारे में जानना चाहता था। हालांकि इस वक्त वंशिका सिंघानिया मेंशन में ही थी, लेकिन आस्था की वजह से अरमान उसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता था। वरना वंशिका 1 मिनट में सारा सच अरमान को बता देती, क्योंकि अरमान का इतना पावरफुल ऑरा था कि उसको देखने के बाद कोई से झूठ बोल ही नहीं सकता था। फिलहाल आकाश ने बोल दिया था कि वो इस बारे में तो पता लगा कर रहेगा, लेकिन उससे पहले उसने अरमान से सुमित और राधिका की शादी की बात बताई। अब सुमित चौंक गया था कि उसकी शादी बातचीत चल रही है और उसे ही नहीं पता। तब सुमित ने ज्यादा नानुकुर नहीं की थी, क्योंकि अब वो राधिका के साथ आगे बढ़ चुका था, तो उसने भी दिल से राधिका को अपना लिया था और वो थोड़ा सा ब्लश करता हुआ स्टडी रूम से बाहर निकल गया। तब अरमान को रियलाइज हो गया कि शायद इस बार सुमित ये शादी चाहता है। तब आकाश चुलबुली मुस्कान के साथ अरमान से बोला, इस शादी में तुम्हें आस्था को मनाने का मौका भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आस्था के मन से हम तुम्हारी बुरी छवि को मिटा दे, जो भी उसने डेविल किंग को लेकर बना रखी है। तो अरमान को आकाश की बात सुनकर थोड़ा सा राहत मिलती है कि कम से कम ये लोग उसके और आस्था बारे में इतना सोचते हैं। अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर आकाश को गले से लगा लिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इस तरह से अरमान ने आकाश गले से लगाया था, आकाश को काफी ज्यादा अपनेपन की फीलिंग आई। वरना अरमान सिंघानिया ने आगे बढ़कर कभी भी अपने प्यार का इजहार अपने भाई और दोस्तों से नहीं किया करता था। ये बात अलग थी कि वो उन पर जान छिड़कता था। वही आकाश अरमान इस तरह से गले से लगाए जाने पर काफी इमोशनल सा हो गया था और फिर बिना रुके कमरे से बाहर निकल गया। अरमान को अभी किसी से मिलने जाना था। वो जानता था कि इस वक्त टाइगर की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि उसने आस्था को गोद में उठाया था। उसके बाद उसने खुद को काफी ज्यादा जख्मी कर लिया था, इसीलिए वो स्टडी रूम में उसके साथ मौजूद नहीं था। वरना तो टाइगर की कोई भी हालत हो, वो हर वक्त अरमान के साथ मौजूद होता है। इसीलिए अरमान बिना रुके तुरंत टाइगर के कमरे में जा पहुंचा। इस वक्त मारिया वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि मारिया प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो उस वक्त डॉक्टर के पास गई हुई थी। अब टाइगर ने जैसे अरमान को अपने कमरे में देखा, वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा शरीर पर तरह तरह के जख्मों देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने चाबुक से भी खुद पर वार किए थे। तो अरमान अपने हाथों से टाइगर को दवाई देते हुए कहा, फटाफट से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, टाइगर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज जिस तरह से अरमान ने उसे दवाई दी तो कहीं ना कहीं टाइगर खुशी से दीवाना हो गया था। और आज पहली बार शक्तिशाली बाहुबली टाइगर की आंखों में इमोशनली आंसू आ गए थे। फिलहाल अरमान ने जल्दी से टाइगर को बता दिया था कि घर में शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और उसे कुछ ऐसा करना है जिससे उसकी क्वीन उसके किंग के पास आ सके। अब टाइगर अरमान की अटेंशन पाकर खुश हो गया था। वहीं दूसरी ओर अंधस नानी माँ की बात सुनने के बाद आस्था ने फटाफट से अविनाश को फोन पर फोन करना मिला दिया। अविनाश इस वक्त अबीर राठौर के मेंशन में था। अब जैसे ही आस्था ने फोन किया, अविनाश जो कि रात भर सही से सो नहीं पाया था, अब आस्था का फोन आने पर तुरंत उठकर बैठ गया था। तब आस्था ने अविनाश से बताया कि वो उससे मिलना चाहती है। अविनाश खुद भी आस्था से मिलना चाहता था, उसे ढेर सारी बातें करना चाहता था क्योंकि वंशिका का सारा सच आस्था को पता था। तो इसीलिए वो जानना चाहता था कि वंशिका ने आस्था को क्या बताया था। तो इसीलिए अविनाश टेंशन भरी आवाज में बोला, तुम अबीर राठौर के मेंशन में आ जाओ, क्योंकि अगर मैं वहां सिंघानिया मेंशन में आ जाता हूं तो हम वहां पर खुलकर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर सारा परिवार मौजूद होगा। अब आस्था को भी अविनाश की बात ठीक लगी थी और फटाफट से उसने ड्राइवर को अपने साथ चलने के लिए कहा। हालांकि अरमान सिंघानिया के इजाजत के बिना कोई भी ड्राइवर आस्था को कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आस्था को इस तरह से बाहर जाते हुए देखकर अरमान तुरंत वहां पहुंच गया था क्योंकि इस वक्त वो स्टडी रूम की खिड़की से वो बाहर का नज़ारा अच्छी तरह से देख सकता था। अब जैसे ही ड्राइवर ने अरमान को वहां देखा, वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। आस्था उसे कह रही थी कि उसे अभी कहीं बाहर जाना है, लेकिन ड्राइवर सर झुकाकर खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अरमान आस्था को टोकते हुए बोला, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आस्था समझ गई कि ड्राइवर बिना अरमान की परमिशन के यहाँ से हिलेगा तक नहीं, इसीलिए आस्था ने अरमान की ओर देखकर कहा, मुझे कहीं जाना है तो आप ड्राइवर को बोलो कि मेरे साथ चले, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। जैसे ही आस्था ने बिना किसी इमोशंस के सपाट चेहरे के साथ ये कहा, एक पल के लिए अरमान उसे देखता रहा और तारीफ करते हुए मन में बोला, वाकई डेविल किंग की क्वीन ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम हार्टलेस। ये सोचते हुए अचानक अरमान होले से मुस्कुरा दिया था और फिर ड्राइवर की ओर देखकर बोला, जहां मैडम जाना चाहती है उन्हें वहां लेकर जाओ। वैसे भी वो आस्था को कहीं जाने से मना करके उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ अरमान ने कुछ गार्ड्स को इशारा कर दिया था कि वो फटाफट से आस्था के साथ साथ जाए और उसका पीछा करें। उसे इतनी सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे इस बारे में पता लगना चाहिए कि कुछ गार्ड्स उसके साथ चल रहे हैं। तब जल्दी ही आस्था कार में बैठ गई थी। उसे आइडिया नहीं था कि अरमान ने ऑलरेडी सिक्योरिटी उसके पीछे भेज दिया और साथ ही साथ वो कहाँ जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी उन्हें बोल दिया है। कुछ मिनट का सफर करने के बाद जल्दी ही आस्था अविनाश के सामने मौजूद थी और वो राठौर विला में थी। उस वक्त अबीर सिंह राठौर भी अविनाश के साथ मौजूद था। अविनाश और अबीर राठौर विला के बाहर वाले गार्डन में ही आस्था का इंतजार कर रहे थे। तब अविनाश ने आस्था से जानने की कोशिश की, वंशिका ने उसे क्या बताया था और उसने राजवीर जिंदल पर हमला क्यों किया था। तब आस्था ने अपने भाई और अबीर को सारी बातें बता दिया और ये भी बता दिया था कि अरमान सिंघानिया उस वक्त राजवीर जिंदल के साथ रहा करता था। ये सुनकर तो अविनाश और अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। कहीं ना कहीं अविनाश को यह भी अंदाजा हो चुका था कि उस वक्त राजवीर जिंदल अरमान को इतने हक अपना चेला क्यों कह रहा था। ये बात उन दोनों को अब जाकर समझ में आई। तब अबीर गंभीरता से बोला, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ करके राजवीर जिंदल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है और अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। और वैसे भी उसने तो मेरी जान से प्यारी दादी माँ की जान ली है, लेकिन तुम्हारे तो पूरे परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया, तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। अबीर के बातों से राजवीर के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी आस्था अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए बोली, मैं किसी हर कीमत पर राजवीर जिंदल को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अविनाश भाई, मैं यहाँ आपसे यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। भाई, हम चाहते हैं कि आप एंजल से शादी कर लीजिए। अब जैसे ही इतनी सीरियस बातचीत के बीच में अचानक आस्था ने शादी के लिए बोला, अविनाश और अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तब अविनाश परेशान भरी आवाज में बोला, ये कैसी बातें कर रही है गौरी, भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद राजवीर जिंदल की बर्बादी और उसकी मौत, और जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता, मैं अपनी जिंदगी में किसी तरह की कोई खुशियां नहीं मनाऊंगा। तभी आस्था भरोसा दिलाते हुए बोली, हम राजवीर जिंदल की जान लेंगे, लेकिन किस तरीके से लेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि राजवीर पागलों की तरह वंशिका को ढूंढ रहा है। फ्लैशबैक, जिस वक्त राजवीर के आदमी वंशिका के बारे में इंक्वायरी करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए थे, उस वक्त आस्था ने प्रिंसिपल की मदद से ये बात जान लिया था कि कोई आदमी वंशिका की इंक्वायरी करने के लिए आया है, और ये बात प्रिंसिपल ने उसे फोन पर ही बता दी थी, क्योंकि आस्था ने पहले से ही प्रिंसिपल साहब को फोन करके वंशिका की सारी डिटेल्स ले ली थी। क्योंकि अरमान सिंघानिया ने प्रिंसिपल को पहले ही बोल रखा था
कि उनकी बीवी जब भी उसे फ़ोन करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी असाइनमेंट वगैरह हो, वो सब की जानकारी आस्था को पर्सनली दे। तब बातों ही बातों में आस्था ने चालाकी से वंशिका के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली थी। फ्लैशबैक एंड विल अविनाश सिचुएशन को ना समझते हुए बोला, लेकिन अब इस बात से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? हमें राजवीर की जान लेनी है, लेकिन अब हम वंशिका को बचाकर क्या हासिल करेंगे? वो हमारे किस काम की? तब आस्था कुछ सोचते हुए बोली, भैया हमें वंशिका को तो बचाना ही है, लेकिन राजवीर कितना खतरनाक है ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हमें वंशिका को आगे रखकर राजवीर जिंदल को रास्ते से हटाना होगा। इस वक्त आस्था एकदम काफी बड़ी सोचने समझने वाली लेडी डॉन सी लग रही थी, जो किसी को मारने की एकदम परफेक्ट प्लानिंग बना रही थी। अबीर कहीं ना कहीं आस्था की समझदारी देखकर अंदर ही अंदर से घायल हो रहा था और सोच रहा था कि काश आस्था उसकी किस्मत में होती। विल अविनाश असहमति जताते हुए बोला, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, अरमान राजवीर जिंदल को काफी ज्यादा मानता है, उसे अपना गुरु मानता है। इतना ही नहीं, जब हम अरमान की जान बचाने के लिए राजवीर जिंदल के पास रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, तब राजवीर ने भी अरमान को अपना चेला बताया था। कहीं ऐसा ना हो अरमान राजवीर जिंदल को बचाने के लिए हमारे सामने ना खड़ा हो जाए, और तुम अच्छी तरह से जानती हो गोरी अरमान सिंघानिया का मुकाबला करना कितना ज्यादा मुश्किल है, और अगर अरमान ने ठान लिया तो हम राजवीर जिंदल की जान कभी भी नहीं ले पाएंगे। एक बार फिर अरमान का राजवीर जिंदल के साथ नाम जुड़ते हुए देखकर आस्था की आंखों में दर्द और नफरत दोनों ही भर गई थी। वो तुरंत बोली, आप उसकी फिक्र मत कीजिए भैया, मैं देख लूंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अरमान जी कब क्या कर सकते हैं, बस आपको शादी के लिए हाँ कहना होगा। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस बीच में शादी को लेकर आई तो अविनाश परेशान हो गया था। तब अगले ही पल आस्था ने अपने शब्दों में अविनाश और अबीर को कुछ बताना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते अविनाश और अबीर दोनों के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। वही बात खत्म होने के बाद अविनाश ने आस्था का हाथ पकड़कर बोला, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बहन इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। अविनाश से इस तरह की तारीफ सुनकर आस्था के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और वो बोली, ठीक है भाई, मैं अब घर जाती हूँ। आखिरकार नानी माँ को घर जाकर भी बताना है, और साथ ही एंजल भाभी को भी बताना है कि आप दोनों की शादी हो रही है। और जल्दी ही उनसे विदा लेकर आस्था सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। अरमान को इस बात के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि इस वक्त आस्था राठौर मेंशन में मौजूद है, और वो गुस्से से आग बबूला हो उठा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कहीं आस्था उसे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही है, शायद इसलिए वो अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए गई थी। लेकिन फिलहाल वो आस्था के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरमान आस्था पर गुस्सा करके उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था, वो बस हर तरह से आस्था को अपने करीब रखना चाहता था। जल्दी ही आस्था सिंघानिया मेंशन में पहुंचती है, और सीधे सीधे हॉल में बैठे हुए अरमान पर उसकी नज़र पड़ती है। अरमान के साथ ही नानी माँ भी बैठी हुई थी। नानी माँ और उसके हाल चाल ले रही थी। आस्था को देखकर नानी माँ चहकते हुए खुश होकर बोली, अरे बेटी तुम आ गई। वही अरमान आंखों में सवाल लिए वहां बैठा था और आस्था की ओर ही देख रहा था। तब आस्था समझ चुकी थी कि अब तक अरमान को पता चल चुका होगा कि वो इस वक्त कहाँ से आ रही है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। अरमान की आंखों को इग्नोर करके आस्था नानी माँ के पास गई और हल्की स्माइल करते हुए बोली, नानी माँ, मैंने अविनाश भैया से बात कर ली है, वो राठौर वीलों में थे, अबीर सिंह राठौर के साथ, तो मैं वही उनसे मिलकर आ रही हूँ। वो इस शादी के लिए तैयार है, और कल से ही हम हल्दी का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। भैया को आज कुछ जरूरी काम है, तो अपना काम खत्म करके कल मेंशन में आ जाएंगे। तब तक मैं एंजल को इस बात के बारे में बता देती हूँ। अब जैसे ही आस्था ने अरमान की गलतफहमी दूर की, अरमान के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कुराहट आ गई थी। भले ही आस्था ने अरमान की तरफ देखकर ये बात ना बोली हो, लेकिन अरमान को इस बात का यकीन हो गया था कि आस्था उसे ही क्लैरिफिकेशन दे रही है। तो उस वक्त वो खुश हो गया था, और जो अभी थोड़ी देर पहले उसके मन में ख्याल आया था वो एकदम ही खत्म हो चुका था। आस्था बिना रुके सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि उसे कल की तैयारी अभी से करनी थी। वहीं दूसरी ओर अंडरस्कोर जल्दी ही राजवीर जिंदल के एक आदमी को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि इस वक्त वंशिका सिंघानिया मेंशन में मौजूद है। अब तो राजवीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो अविश्वास साथ ये सोचने पर मजबूर हो गया था, जब अरमान पर वंशिका ने जानलेवा हमला किया है तो भला वंशिका इस तरह से सिंघानिया मेंशन में कैसे हो सकती है। अचानक खुश होकर उसने मन में सोचा, शायद अरमान उसे तिल तिल करके मारना चाह रहा होगा, इसीलिए उसने उसे अगवा किया है। कहीं ना कहीं राजवीर इस बात से खुश था, लेकिन वंशिका ने उस पर सबके सामने गन तानी थी, तो इसीलिए अब राजवीर बौखलाया हुआ था, और वो वंशिका की जान अपने हाथों से लेना चाहता था। फिलहाल उसे इस बात की खबर तो मिल चुकी थी कि अरमान सिंघानिया खतरे से बाहर है, और साथ ही साथ वंशिका की क्या पहेली थी उसे भी वो सुलझाना चाहता था। इसीलिए राजवीर ने डिसीजन लिया कि उसे अब सिंघानिया मेंशन जाना होगा। इसके लिए उसने अपने एक आदमी को तैयार किया
कि वो जाकर अरमान सिंघानिया को इस बात की खबर दे कि राजवीर जिंदल उससे मिलना चाहता है। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अरमान उससे मिलकर कितना ज़्यादा खुश होगा, लेकिन फिर भी जाने से पहले वो अरमान को इस बात की इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और फिर अपनी बीवी के गले में बाहें डालकर उसकी नेक के पास अपना सर रखकर जुनून भरी आवाज़ में बोलने लगा, जिसने भी मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की मैं उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौत दूंगा। ये बोलता हुआ राजवीर बड़ा ही डरावना सा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर अंडस आस्था इस वक्त सीधा कहीं और नहीं बल्कि वंशिका के पास ही आती है। वंशिका के होठों पर अभी भी हल्की हल्की सूजन थी। जैसे ही आस्था वहां आई, वंशिका ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। तब आस्था ने वंशिका की ओर देखकर सीरियस लुक देते हुए बोली, मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। वंशिका तुरंत आस्था के सामने आकर खड़ी हुई और उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई और वो होले से बोली, मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ आस्था की कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार राजवीर जिंदल से तुम्हारा क्या लेना देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वंशिका हर बार तरह इस बात को नोटिस कर चुकी थी। जब भी आस्था राजवीर जिंदल के बारे में बात किया करती थी, उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा नफरत वाले हो जाया करते थे। तो इसीलिए वो जानना चाहती थी कि आखिरकार राजवीर जिंदल का आस्था से क्या लेना देना है। अब वंशिका की बात सुनकर आस्था ने एक नज़र दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था। ये कंफर्म करने के बाद आस्था ने उसके साथ बचपन में जो कुछ हुआ था, साथ ही साथ उसके पालने वाले माता पिता को भी राजवीर जिंदल ने कितनी बेरहमी से मौत दी थी, ये सारी बातें एक एक करके आस्था वंशिका को बता दी थी। अब तो वंशिका की आंखों में आंसू आ गए और वो आस्था को गले से लगाकर वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे तो लगा था कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा गम मिला है, लेकिन तुम्हारा दुख जानने के बाद मुझे अपना गम अपना दुख काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। ये बोलकर वो सिसकते हुए रोने लगी। तब लेकिन आस्था की आंखों में एक भी कतरा आंसू नहीं आया था और वो खाली आंखों से वंशिका को शांत करते हुए बोलती है, जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ, लेकिन अब ये रोने का नहीं बल्कि सिर्फ अपने गुनहगार को सजा देने का वक्त है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपने गुनहगार को सजा मैं किस तरीके से दिलवाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। तो वंशिका ने बिना झिझके आस्था को आश्वासन देते हुए बोली कि आस्था लिए वो अपनी जान भी दे देंगी। आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वंशिका के गालों को थपथपाया और उसके आंसुओं को साफ किया और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर अंडस को अरमान अच्छी तरह से जानता था आस्था अभी भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो इतनी आसानी से उससे बात नहीं करेगी। इसीलिए अब सुमित और राधिका की शादी में ही अरमान ने आस्था को मनाने के लिए पूरा प्लान करना शुरू कर दिए था। और नानी माँ से थोड़ी देर पहले बैठकर वो यही डिस्कशन कर रहा था कि आस्था को किस किस चीज़ से खुशी मिलती है। साथ ही साथ उसने टाइगर को एक जिम्मेदारी सौंप दी थी कि किस तरह से वो डेविल किंग का डर आस्था के दिलों दिमाग से निकालना है। इसीलिए अब अरमान टेंशन फ्री था। अरमान इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कड़क आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था कि वो आज के आज उस शख्स को अपने हाथों से ख़त्म कर देगा। ये आखिरी वाली लाइन आस्था ने सुन ली थी और आस्था, जो कि वंशिका के कमरे से निकलकर अपने कमरे में कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए आ रही थी, उसने ये लाइन सुनी, उसकी आंखें आपस में सिकुड़ गई। वो समझ चुकी थी कि जरूर डेविल सिंघानिया इस वक्त उस लड़की की जान लेने के लिए जा रहा होगा जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन उसके आदमी ने उसे दी थी। तब आस्था गुस्से से अपने दांत बींच कर रह गई थी और गुस्से में गुर्राते हुए बोली, नहीं मिस्टर डेविल किंग, आप एक और इंसान की जान किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आपको किसी की जान नहीं लेने दूंगी। इतना बोलकर आस्था ने अरमान का पीछा करने का डिसीजन ले लिया था और वो अरमान पर नजर रखने लगी। पूरा दिन आराम शांति से बीत चुका था। किसी ने किसी से कुछ ज्यादा खास बात नहीं की थी। सब अपनी अपनी तैयारी में मग्न थे। हाँ, लेकिन राधिका और एंजल दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आस्था एंजल को ये खबर दे चुकी थी कि उसकी और अविनाश की शादी राधिका और सुमित साथ में होने वाली है और अविनाश हल्दी के वक्त ही घर पर आने वाला है। तो इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश थी और उसने आस्था को गले से लगाकर उसका ढेर सारा शुक्रिया अदा किया था। साथ ही साथ उसने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन देने की भी कोशिश की थी कि रौनक के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर उसे पता होता कि डिम्पल ऐसी कोई घटिया हरकत करेगी तो वो कभी उसके साथ नहीं रहती। उसकी सिर्फ उसकी दूर की रिश्तेदार है, उससे उसका और कोई लेना देना नहीं है। तब आस्था ने एंजल बोल दिया था कि वो परेशान ना हो और एंजल शादी की छोटी बड़ी रस्मों को एंजॉय करें, वो सब देख लेंगी। फिलहाल अब अरमान का पीछा करके उस जगह तक जाना चाहती थी जिस जगह पर इस वक्त अरमान के कहने में किसी लड़की को अगवा करके रखा हुआ था। आस्था को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो लड़की कौन हो सकती है। फिलहाल जल्द ही आस्था नानी माँ के कमरे में चली गई थी और फंक्शंस की तैयारी के लिए क्या क्या करना है वो सारी बातें डिस्कस करने लगी। लेकिन उसकी निगाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों पर थी, क्योंकि नानी माँ का कमरा ऊपर से जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने था, तो वहां से आसानी से अरमान सीढ़ियों पर से आता हुआ साफ दिखाई देने वाला था।
इसलिए वो जानबूझकर नानी माँ के कमरे में दरवाजा खोलकर बैठे हुए थी ताकि वो अरमान को देख सके कि अरमान किस वक्त घर से बाहर जाता है। फिलहाल थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अरमान एकदम काले कपड़ों में एकदम डेविल किंग का रूप लेकर सीढ़ियों पर से आ रहा था। आस्था ने जैसे ही अरमान को देखा एक पल को वो उसे देखती रही। उफ, क्योंकि उसमें उस वक्त अरमान का एकदम गोरा रंग और ऊपर से उसने एकदम ब्लैक डेविल किंग के अवतार वाले कपड़े पहने थे, तो उसमें वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यानी एकदम देवदूत सा लग रहा था। आस्था उसे प्यार भरी नजरों से आह भरते हुए देख रही थी, लेकिन अचानक वो कुछ देखकर चौंक गई और अपने ख्यालों से बाहर निकली, क्योंकि अरमान के ठीक पीछे आकाश, सुमित, साथ ही साथ ध्रुव भी मौजूद था और टाइगर और मारिया तो अरमान की कार में सबसे आगे बैठकर ही जाया करते थे। अब तो ये देखकर आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। फिलहाल उन सबके कपड़े भी डेविल किंग से के कुछ मिलते जुलते लग रहे थे। आस्था काफी हद तक चौंक गई थी कि ये सब के सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं। अरमान ने आहान को घरवालों की निगरानी में छोड़ दिया था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं था। फिलहाल क्योंकि अब धीरे धीरे ऑलरेडी रात हो चुकी थी, रात के 9 से 10 बजे के बीच का समय था। अरमान जिस वक्त कमरे से बाहर निकला उसके पीछे कोई नहीं था। अरमान जानता था कि आस्था जल्दी से उसके सामने नहीं आएगी, वो उससे नाराज है, लेकिन उसने सोच लिया था कि आस्था को धीरे धीरे वो मना ही लेगा, लेकिन उससे पहले उसके जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो उन्हें पूरा करना चाहता था। फिलहाल जैसे ही अरमान अपने ग्रुप के साथ वहां से निकला, आस्था नानी माँ से बहाना बनाकर वहां से उठ गई थी। आस्था सीधा वंशिका के पास गई। वंशिका ने पहले ही आस्था के लिए कपड़े अरेंज करके रखे हुए थे, क्योंकि आस्था ने उसे बता दिया था कि उसे इमरजेंसी के लिए कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें उसे कोई पहचान ना सके। इसीलिए आस्था ने भी एक ब्लैक रंग का पूरा बॉडी वाला ट्रैक सूट पहना था, जिसमें वो बड़ी ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। आस्था अच्छे से टोपी को अपने सर पर चढ़ाकर अपनी लंबे घने बालों को कवर कर लिया था और चेहरे पर एक मास्क लगा लिया था। वो फटाफट से वंशिका की मदद से उसके साथ आस्था वहां से बाहर निकल गई थी और वंशिका ने पहले से ही आस्था के लिए बाहर कार तैयार कर रखी थी और जल्दी ही आस्था के कहने पर वंशिका ने अरमान की कार का पीछा करना शुरू कर दिया था। हालांकि अरमान की कार निकले हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन आस्था जानती थी कि इस वक्त अरमान सिंघानिया के कार कहाँ और किस जगह जा सकती है। जल्दी उसने अपनी कार से वंशिका के साथ बैठकर पीछा करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आहान, जो कि रात भर सही से सो नहीं पाया था, उसे पूरी रात सिर्फ ये बेचैनी सता रही थी कि ना जाने रौनक कैसे सो रही होगी। अगर वो उल्टा लेटेगी तो कहीं उसके बच्चे को कुछ होना हो जाए। ये बात आहान को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया और अगली सुबह वो काफी देर 11 बजे से 12 बजे के बीच सोकर उठा था, लेकिन उस वक्त भी वो सिर्फ अकेला बेड पर कितनी देर तक पड़ा रहा। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी को इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके। उसकी रौनक माँ बनने वाली है और वो पापा, फिलहाल वो रौनक से डेस्परेटली शादी करना चाहता था और अपने बच्चों को इस दुनिया में आते हुए देखना चाहता था। कहीं ना कहीं आहान के दिल में काफी उथल पुथल मची हुई थी और वो काफी नर्वस हो रहा था। उसे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसका बच्चा ना जाने कैसा होगा, वो कितना प्यारा होगा। कहीं वो रौनक के जैसा मासूम होगा या आहान के जैसा शरारती हुआ तो कहीं ना कहीं बार बार उसके दिमाग में घूम फिरकर यही खिचड़ी पकड़ रही थी। लेकिन उससे पहले उसे रौनक को भी प्रेगनेंसी न्यूज़ बतानी थी ताकि वो अपना ख्याल अच्छी तरह रख सकें। फिर अब अपने आप को मजबूत करता हुआ इस बात को रश्मि को बताने के बारे में फैसला करता है। उसने सोचा कि सबसे पहले वह रश्मि दीदी को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसके बाद रश्मि दीदी ही उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि रश्मि रौनक को अपनी बहन मानती है। रौनक की वो बड़ी बहन है तो वही उसकी मदद अच्छी तरह से करेगी। तो ये सोचते हुए बेचैन होकर इस वक्त रश्मि के सामने मौजूद था और पिछले 15 मिनट से उसने रश्मि को एक जगह बैठाया हुआ था और रश्मि घूर घूर कर आहान को देखते हुए इरिटेट होकर बोली, आहान आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? पिछले 15 से 20 मिनट हो गए, तुम लगातार सिर्फ और सिर्फ या तो अपने नाखून चबाए जा रहे हो या तो अपनी उंगलियां मरोड़े जा रहे हो, लेकिन बात क्या है? तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हें कुछ बात करनी भी है या नहीं, मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हरकतें देखकर इरिटेट हो रही हूँ। अब आहान हैरान होकर मन में सोचने लगा, वैसे तो रश्मि दीदी इतनी बड़ी डॉक्टर है, क्या इन्हें रौनक के सिम्टम्स से पता नहीं चल रहा है कि वो माँ बनने वाली है? लेकिन आहान को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं था कि ना तो रौनक को किसी तरह की कोई उल्टियाँ आई थी और ना ही उसे चक्कर या कुछ भी महसूस हो रहे थे। उसे लास्ट टाइम चक्कर सिर्फ हॉस्पिटल में ही आए थे जब ये रिवील हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। अब आहान को एक बार फिर गहरी सोच में सोचता हुआ देखकर रश्मि झल्ला कर उठी और उस पर बरसते हुए बोली, अंडस्को आहान के बच्चे, वैसे ही घर का मुझे इतना सारा शादी का काम करना है, इतनी सारी तैयारी करनी है और तू है कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बैठ गया है। ये बोलकर आहान के सर के बालों को नोचती हुई रश्मि वहां से उठ खड़ी हुई। अब जैसे ही वो वहां से उठ खड़ी हुई, रश्मि को ऐसे चिढ़ा हुआ देखकर रौनक जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी
रौनक के हाथ में उस वक्त बड़ा सा एक बोल था जिसमें वो गुलाब जामुन चम्मच से भरकर खा रही थी। अब रश्मि रौनक को हंसते हुए देखकर उसके पास आती हुई बोली, भुक्कड़ कहीं की, अभी थोड़ी देर तुझे मैंने पहले इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया और तुझे फिर से भूख लग गई, हाँ। तब रौनक ने एकदम से अपने दांत चमकाकर चुलबुली मुस्कान लाते हुए बोली, ओम रश्मि दीदी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है और पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है। अब यकीन जाने मेरा दिल कर रहा है मैं बस कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी चीजें खाती रहूं, खाती रहूं, खाती रहूं, सच में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा इतना खाना जा कहाँ रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई भूत बैठ गया है जो ये सारा खाना खा रहा है। अब जैसे ही रौनक ने मासूमियत से ये बताया, रश्मि खिलखिलाकर हंस पड़ी और वो उसकी बातों को तो मतलब समझ नहीं पाई। लेकिन आहान नाराज होकर मन में चिढ़कर बोला, ये मेरे होने वाले बच्चे को भूत बुला रही है, आने दो मेरे बच्चों को, अपने बच्चों से ही इसे मैं इससे इन बेतुकी बातों का बदला लूंगा। हुआ। अब वहां दांत बींचकर मुंह बनाते हुए जैसे ये बात सोच रहा था, अब रश्मि और रौनक घुरकर आहान को देखने लगती है, फिर एक दूसरे को देखकर नामे गर्दन हिला देती है और सोचने लगी, ओम लगता है आहान सिंघानिया पागल हो गया है, अपने आप ही ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हुआ। तभी रौनक चहकती हुई बोली, अरे दीदी, आप इसका इलाज क्यों नहीं करती है, आखिरकार रिश्ते में तो आपका भाई और देवर बहुत कुछ लगता है, देखो ना बेचारा कैसे अकेले बैठकर अपने आप में ही बुदबुदा रहा है। अब जैसे आहान को तपाने के लिए रौनक ने ये कहा, आहान तुरंत उठ खड़ा हुआ था और बिजली की सी तेजी से रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से गुलाब जामुन छीनता हुआ बोला, जस्ट शट अप, और तुम्हें ज्यादा गुलाब जामुन खाने की कोई जरूरत नहीं है वरना तुम्हें नुकसान कर जाएगा, समझी तुम। ये बोलकर आहान उसके हाथ से गुलाब जामुन का पूरा बोल ले लिया था और उसे खाता हुआ वहां से जाने लगा। अब तो रौनक का मुंह बन गया और वो इरिटेट हो गई थी और अपने पैर पटकते हुए बोली, ये इंसान मुझे एक नंबर का जहर लगता है, आई जस्ट हेट हिम। है ये बोलकर वो तेजी से दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वही रश्मि उन दोनों के झगड़े में अपना सर पकड़कर रह गई थी। दूसरी ओर अंडस्को अरमान सिंघानिया की कार सीधा उसके फार्म हाउस पर जाकर रुकी थी। अब आस्था ने वंशिका से बोलकर कार को थोड़ी दूरी पर पहले ही रुकवा ली थी, क्योंकि पैदल जाकर वो देखना चाहते थी कि आखिरकार अरमान सिंघानिया कहाँ जा रहा है। अब जैसे ही कार रुकी, आस्था ने देखा वहां पर तो Z+ सिक्योरिटी थी, कितने सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए आदमी वहां पर खड़े हुए थे और फार्म हाउस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा तो सिंघानिया मेंशन भी नहीं था। अब तो आस्था और वंशिका दोनों ही हैरानी से उसे देख रहे थे, फिर उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और तब आस्था थोड़ा घबराते हुए बोली, वंशिका अब हम क्या करें, अब हम अंदर जाकर कैसे उस लड़की को बचाए, यहाँ पर तो काफी टाइट सिक्योरिटी है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो किसी PM या राष्ट्रपति के लिए भी नहीं होती होगी। तब वंशिका बेपरवाह अंदाज में बोली, तुम फिक्र मत करो, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। तभी आस्था सवाल भरी नजरों से वंशिका को देखने लगती है, लेकिन अचानक वंशिका कार से बाहर निकली। वंशिका ने क्योंकि एक पूरी तरह से ट्रैक सूट वगैरह पहना हुआ था, अचानक से उसने कार से बाहर निकलकर अपनी ट्रैक सूट की जिप खोलनी शुरू कर दिया था। अब आस्था हैरानी से वंशिका को देखने लगी, लेकिन अचानक वंशिका ने पूरा ट्रैक सूट निकालकर साइड में रख दिया था। इस वक्त वंशिका केवल शॉर्ट्स में वहां मौजूद थी। वंशिका ने अपने लंबे घने बालों को अपने कंधों पर फैला लिया और डार्क लिपस्टिक लगाकर उसने अपना ड्रेस थोड़ा नीचे खींचका लिया और साथ ही साथ थाई तक अपनी शॉर्ट ड्रेस में वो बेहद हॉट लग रही थी। अब जैसे ही आस्था ने वंशिका को देखा, वो अपनी पलकें बार बार ऊपर नीचे झपकाने लगी। वंशिका का ये इस तरह का अंदाज उसे आज देखने को मिल रहा था। वंशिका सीरियस वॉइस में बोली, मैं इन लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, बस तुम किसी ना किसी तरह से मौका देखकर अंदर घुस जाना। तब आस्था को वंशिका का आइडिया अब समझ में आ गया था। तभी वंशिका एकदम हाई हील को बजाते हुए हाथ में एक ब्रांडेड फोन लेकर जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड के सामने जा पहुंची थी। क्योंकि अरमान तो अपने ग्रुप के साथ ऑलरेडी अंदर जा चुका था, तो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। लेकिन वंशिका को वहां देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इस तरह से यहाँ पर एक लड़की कैसे आ सकती है। अब वंशिका, जिसने अपनी गहरी आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुआ था, वो चश्मा उतारकर वो बड़े स्टाइल में एक गार्ड से बोली, हेलो, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक फोटोग्राफी के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ का रास्ता भूल गई हूँ और यहाँ पर मैंने इन जंगलों के बीच इतना बड़ा फार्म हाउस देखा तो मैं यहाँ आ गई। अब सिक्योरिटी गार्ड को उसकी बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जवान लड़के लड़कियां मौज मस्ती के इरादे से साथ ही साथ घूमने फिरने फोटोग्राफी करने के इरादे से यहाँ आते रहते थे। तब एक गार्ड उसे बोलता है, मिस, आप गलत जगह पर आ गई है और आपको अब यहाँ से जाना होगा। अब बॉडीगार्ड ने जैसे ही थोड़ा डार्क वॉइस में ये बोला, वंशिका एक पल के लिए थोड़ा डरी थी, अनजान बनते हुई बोली, लेकिन डार्लिंग मैं यहाँ पर नहीं हूँ, प्लीज क्या तुम अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज सकते हो जो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे, प्लीज, ताकि मैं अपने ग्रुप वालों से मिल सकूं। अब जैसी उसे सिक्योरिटी गार्ड को वंशिका ने डार्लिंग बोला, गार्ड के तो दिल में तूफान सा उठा गया था, क्योंकि वो लोग कितने ही सालों से फार्म हाउस के पर ही रहा करते थे, वो लोग कभी भी वहां से बाहर नहीं गए थे
और कोई लड़की ऐसे भटकते हुए तो कभी भी यहाँ ऐसे आई ही नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ वही लड़कियां आती थी जिन्हें सजा दी जाती थी। अब वो गार्ड मुस्कुराने लगा। अब तक एक खूबसूरत लड़की को वहां देखकर जितने भी गार्ड थे वो सभी के सभी वहां जाकर जमा होने लगते हैं। वंशिका को तरह तरह से घूर घूर कर देखने लगे। वही आस्था समझ चुकी थी कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि जहाँ गुड्डे हो उसके आसपास ही मक्खियां भिन भिन्नाएंगी ही, इसलिए किसी ने भी आस्था पर ध्यान नहीं दिया। आस्था ने भी, क्योंकि ब्लैक कलर के ही कपड़े पहने हुए थी, तो किसी की भी नज़र अंधेरे में आस्था पर नहीं पड़ी। और आस्था बड़े ही आसानी से सबके नज़रों से बचते हुए उस फार्म हाउस के अंदर चली गई। वहीं वंशिका ने जैसे ही ये देखा कि आस्था अंदर चली गई है, तब वंशिका जल्दी से गार्ड की तरफ देखकर फेक स्माइल करते हुए बोली, चलो ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मालिक यहाँ आ जाए। अब जैसे ही वंशिका ने बातों बातों में मालिक का जिक्र किया तो अब सब लोगों की हवा टाइट होने लगी, क्योंकि कुछ पल के लिए वंशिका की खूबसूरती देखकर अरमान सिंघानिया को तो वो सब लोग भूल ही गए थे और फटाफट से हड़बड़ाहट से सभी लोग अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए थे और अपना काम संभालने लगे। वंशिका एक पल के लिए उन बॉडीगार्ड को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर मुस्कुरा उठी और फटाफट से वंशिका भी अब वहां से निकलकर वापस से आकर अपना ट्रैक सूट पहनकर कार में बैठ गई थी और बस इसी बात की दुआ करने लगी कि अंदर जो कुछ भी हो बस आस्था ठीक रहे। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया इस वक्त राजा की तरह अपने फार्म हाउस के हॉल में बैठा हुआ था और उसके सामने 3 लोगों को काला कपड़ा मुंह पर लपेटकर बिठाया गया था। उसके अरमान सिंघानिया के ठीक अलग अलग साइड में आकाश, सुमित, टाइगर, मरिया और देव खड़े हुए थे। आस्था जो कि फार्म हाउस के अंदर तो आ गई थी, और इतना ही नहीं, वो एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहां पर वो अरमान और उन लोगों को आसानी से देख सकती थी। वो सोच रही थी किस तरह से जाकर अब आगे उसे उन लोगों की मदद करनी होगी और कैसे वो इन तीनों को बचाएगी, क्योंकि इस तरह से अरमान के सामने जाना किसी भी लिहाज से खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन आस्था को इस बात का 100% यकीन था कि अरमान मरते मर जाएगा, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होने देगा। आखिरकार अरमान का वंशज उसके पेट में पल रहा था और अरमान सिंघानिया उसे पागलों की तरह प्यार करता था, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। फिलहाल आस्था ये देखना चाहती थी कि आखिरकार अरमान यहाँ कर क्या रहा है और क्या वाकई वो जो सामने काला कपड़ा पहने हुए लोग बैठे हुए हैं, क्या अरमान उनकी जान लेने वाला है। वेल, अरमान का फेस तो कवर था, साथ ही साथ ध्रुव, आकाश, सुमित और जितने भी अरमान के आदमी थे उन सब का फेस पूरी तरह से कवर था। वेल, थोड़ी देर तक उन गुनहगारों को किलर लुक देने के बाद अरमान एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने जाकर जल्दी ही उनके चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया था। अब तो आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं ध्रुव भी थोड़ा सा बेचैन हो गया था, क्योंकि वहां उसके सामने डिम्पल, आस्था की बहन प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था। उन लोगों को वहां देखने के बाद आस्था की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार पहले भी आस्था ने प्रियंका के बॉयफ्रेंड की फोटो देखी थी। जिस वक्त प्रियंका की शादी हो रही थी और वो उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी, आस्था ने उस वक्त प्रियंका के फोन में माई लव के नाम से उसके बॉयफ्रेंड का नंबर देखा था, जहां पर उसकी फोटो भी लगी हुई थी। आस्था एक पल में ही उसे देखकर पहचान गई थी। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर अरमान इन लोगों के साथ क्या करने वाला है और ये लड़की कौन है। डिम्पल को वो पहले से ही पहचानती थी। डिम्पल वही थी जो कि उस वक्त होटल में मौजूद थी और जिसने रौनक को ड्रग्स दिया था। डिम्पल को देखकर ध्रुव का मूड खराब हो गया था। वो सोच रहा था उसे इस घटिया सोच रखने वाली लड़की से मोहब्बत कैसे हो सकती थी। तभी प्रियंका के चेहरे पर डर के भाव थे और देव थोड़ा आगे आया। देव का फेस भी पूरी तरह से कवर था। देव प्रियंका की ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, डेविल किंग के सामने अपना गुनाह कबूल करो। अब जैसे ही देव ने ये कहा, प्रियंका थरथराते हुई कांपने लगी, क्योंकि प्रियंका पहले भी वहां एक बार आ चुकी थी, लेकिन तब तो अरमान ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। लेकिन इस बार बात कुछ और थी, क्योंकि अरमान के सामने ये सच भी आ चुका था कि मॉल में उस दिन आस्था को किडनैपिंग करने की प्लानिंग प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रची थी, ताकि वो आस्था के साथ गलत बिहेवियर कर सके। लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से उस वक्त नानी माँ अगवा हो गई थी। इस काम के लिए मरिया, टाइगर और देव को अरमान ने शहर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले लगा रखा था, इसीलिए ये तीनों गांव में अरमान साथ मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने इस बात का पता निकालवा लिया था। राघव के दोस्तों को तो ऑलरेडी सजा दी जा चुकी थी, बुरी तरह से उन्हें मारपीट कर जिंदगी भर के लिए बेकार बना दिया गया था। लेकिन प्रियंका के बॉयफ्रेंड राघव और प्रियंका को सजा अरमान सिंघानिया खुद देने वाला था। फिलहाल उन लोगों को वहां देखकर अब प्रियंका का बॉयफ्रेंड राघव को सिर्फ और सिर्फ अपने सामने इस वक्त काली काली परछाई, काले काले यमराज ही नजर आ रहे थे, क्योंकि अरमान पूरी तरह से काले कपड़ों में था, ब्लैक कलर के मास्क पहने हुआ था, जिसकी वजह से उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। तब उसको बॉयफ्रेंड राघव रोते हुए बोला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये नहीं बोलती कि तुम्हें अपनी बहन से बदला लेना है, तुम अपनी बहन से जलती हो, उसे सबक सिखाना चाहती हो, और तुम चाहती हो कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर अगवा करके तुम्हारी बहन का रेप करें,
तुम्हें ऐसी घटिया साजिश नहीं करना चाहिए था। अगर तुम हमें नहीं भड़काती तो हम ऐसा कुछ कभी नहीं करते, और ना कभी भी हम आस्था अरमान सिंघानिया को अगवा करने की कोशिश करते। उसका बॉयफ्रेंड रोते रोते प्रियंका को ही सारा दोष देने लगता है। तभी प्रियंका डरी हुई आवाज में कहने लगी, हाँ हाँ, मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं नफरत की आग में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती उस आस्था की है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने मेरी जगह ली है, इतने बड़े घर की बहू बनकर मेरी जगह लेकर बैठी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आस्था की जिंदगी के आसपास भी नहीं भटकूंगी और ना ही उसे उसके साथ कुछ गलत करने की साजिश करूंगी। ये बोलकर प्रियंका रोने लगी। वहीं देव अब घुरकर डिम्पल को देखने लगा था। अब डिम्पल फटाफट से फट पड़ी और अपना गुनाह कबूल करते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं मानती कि मैंने तो रौनक को ड्रग्स दिया, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ उसे उन लोगों से बदला लेने का था। रौनक और आस्था ने मिलकर मेरी उस दिन होटल में काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, वो भी मेरी विदेश से आई हुई कजन मेहमान के सामने। तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं उन दोनों को शर्मिंदा करना चाहती थी। अब तो सारा सच सुनने के बाद अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। वही ये सारी बातें सुनकर आस्था का भी खून खोलने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रियंका उसके बारे में इतनी गलत सोच रखती होगी और उसके साथ इतनी बुरी घटिया हरकत करने की कोशिश करेगी। इस वक्त आस्था का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। आई तो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए थी, लेकिन अब तो वो सोच रही थी कि इन लोगों को वो अपने हाथों से ही मार डालें। हो अचानक अरमान की दमदार आवाज वहां गूंजती है और वो बोला, इन तीनों को इतनी बेरहमी की मौत दो कि मौत भी उनकी मौत को देखकर काम जाए, और उनके छोटे छोटे टुकड़े जंगली जानवरों को खिला दो, और इनको जिंदा ही ब्लैकी साथ ही साथ शेरा के पिंजरे में सामने डाल दो। वैसे भी उन्होंने 3 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया गया है। टाइगर लाइन। डिम्पल, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि उसे अरमान ने बहुत पहले ही अगवा करवा लिया था और उसे आहान के कहने से दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था। अब तो उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी और उसकी रोने की भी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वही आस्था ये सजा सुनकर बुरी तरह से हड़बड़ाकर कांपने लगी थी। भले ही प्रियंका ने उसके साथ कितना ही गलत करने की कोशिश की हो, लेकिन प्रियंका उसकी उसकी नानी माँ की पोती है, तो भला इस तरह से वो प्रियंका की जान कैसे जाने दे सकती थी। अचानक आस्था जोरों से चीखते हुए बोली, नहीं ही ई। अब जैसे ही आस्था की चीखने चिल्लाने की आवाज वहां गूंजती है, तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे और सभी लोग अब आस्था को गौर से देखने लगते हैं। आस्था ने अपने फेस कवर किया हुआ था, लेकिन अरमान आस्था को हर रूप में पहचान सकता था। उसकी आंखों को देखकर, उसके चलने के स्टाइल को देखकर अरमान सिंघानिया उसे पहचान सकता था, और आस्था के शरीर से आते हुई भीनी भीनी खुशबू अरमान की नाक तक जा रही थी। अरमान ने घूरकर बारी बारी से आकाश, सुमित, ध्रुव, टाइगर की ओर देखा और सभी लोग अब थोड़ा सा सहम गए थे कि आखिर अचानक आस्था यहाँ कैसे आ सकती है और उन लोगों ने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश ने मारिया की ओर इशारा किया। मारिया तुरंत उठ खड़ी हुई और फटाफट से वो डिम्पल, प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड के सामने जा पहुंची और उन्हें उठाकर सीधा अंदर कमरे में ले जाने लगी। अब एक एक करके वो तीनों वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ हॉल में अरमान, आस्था ही मौजूद थे। अरमान के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। आस्था भी अरमान को मास्क के पीछे से घूरकर देख रही थी। अचानक अरमान ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया था और उसे गले से लगाकर हल्की मुस्कान दबाए हुए आवाज में बोला, जाना, तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि अरमान उसे वहां देखकर गुस्सा करेगा, उसे डराएगा, धमकाएगा या कुछ ड्रामा करेगा। लेकिन ये क्या, अरमान तो उसे बोल रहा था कि उसे यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। आस्था कंफ्यूजन से अरमान की ओर देख रही थी। अरमान मुस्कुराते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी नन्ही सी आफत बीवी को नहीं जानता हूँ? मेरी बीवी का दिमाग कब और कैसे चल सकता है? मैं जानता हूँ कि जिस वक्त तुमने वो फोन कॉल पर सब सुना था, तभी तुम्हारा दिमाग में ये खिचड़ी पक चुकी थी कि तुम्हें उस लड़की की जान बचानी है। लेकिन मैं जानबूझकर तुम इस लड़की का असली चेहरा दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें आसानी से यहाँ तक आने दिया। और वंशिका जो काम में तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, वो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि इसी फार्म हाउस के कमरे में मौजूद है। तुम चाहो तो जाकर उससे मिल सकती हो। अब तो आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। जो बॉडीगार्ड वंशिका को रास्ता बता रहे थे, उन्होंने ही वंशिका को पकड़कर ऑलरेडी फार्म हाउस में ही कैद कर दिया था और अरमान को इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। एक पल के लिए अरमान के इस एक्शन से इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि अरमान ने काफी अच्छे से प्लानिंग किया था। फिलहाल गहरी सांस लेते हुए आस्था नॉर्मली बोली, चाहे उन लोगों ने कोई भी गलती क्यों ना की हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है किसी की भी इस तरह से जान लेने का। अरमान तेज आवाज में बोला, नहीं, इन्हें जीने कोई हक नहीं है। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था चौंक गई थी और वो रोबदार आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आप किसी की भी जान नहीं लेंगे। और वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के लिए यहाँ हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ आपके घर में हूँ, आपके साथ हूँ, तब तक आप किसी की जान नहीं लेंगे। अब जैसे ही आस्था ने जाने की बात बोली, अरमान अपने सर की नसों को दबाने लगा। लेकिन ध्रुव, जो कि समझ चुका था कि अरमान आस्था को इस तरह से एक साथ छोड़ना ठीक नहीं लगा, वो तो किसी जरूरी काम से वहां आया था। अब जैसे ही उसने अरमान को इस तरह से अपने सर पर टैप करते हुए देखा तो वो समझ गया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अरमान भाई का गुस्सा कितना ज्यादा भयंकर होता है, ये बात ध्रुव और बाकी सब अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि आस्था ने अभी तक अरमान का असली रूप नहीं देखा था कि वो कितनी बेदर्दी से लोगों की जान लिया करता था। फिलहाल जल्दी ही ध्रुव वहां आ पहुंच गया था और सीरियस वॉइस में बोला, भाभी, इससे पहले कि आप भाई को जज करें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही ध्रुव ने वहां आकर ये बोला, अरमान घुरकर ध्रुव को देखने लगा और उसकी ओर देखकर नाखुश होकर बोला, ध्रुव, किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या मेरी बीवी को सारा सच बताकर उसे डराना चाहते हो? अरमान नहीं चाहता था कि आस्था के सामने ये बात आए कि उसने किसी सिचुएशन में वो सारे मर्डर किए थे, क्योंकि वो समझता था कि उसकी बीवी को खून खराबा और ये सारी बातों से दूर रहना चाहिए। आखिरकार वो माँ बनने वाली है और अगर आस्था सच जानेगी तो ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी ध्रुव अरमान की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, भाई प्लीज, मैं जानता हूँ कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम आपकी किसी भी किए गए काम का एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन भाभी का सच जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और भाभी आपसे अलग नहीं है, वो आपका ही एक हिस्सा है। जैसे ही ध्रुव ने ये बोला, एक पल के लिए अरमान वाकई ध्रुव की बात सुनकर इम्प्रेस्ड हुआ और वो शांति से जाकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। इस वक्त अरमान को देखकर एक राजा की फीलिंग आ रही थी, मानो कि कोई राजा वहां बैठा हुआ हो। तभी ध्रुव ने आस्था की ओर देखा, क्योंकि वो समझ गया कि अरमान शांति से एक जगह बैठ गया है तो मतलब उसने उसे आस्था को सच बताने की परमिशन दे दी है। अब जल्दी ही ध्रुव ने आस्था की ओर इशारा किया और उसे एक कमरे में चलने को बोलने लगा। आस्था ने एक नज़र अरमान की ओर देखा और ध्रुव के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वो वहां गई, उसने देखा कि वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर कुछ लोगों की शॉर्ट वीडियोस ऐड थी। तब आस्था हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगी और बोली, ये सब क्या है? तब ध्रुव ने अपनी बात कहना शुरू किया, भाभी, आप जानती है हम अरमान भाई से कब और किस तरह से मिले थे? हम बचपन में एक साथ पढ़ाई तो क्या करते थे। अरमान भाई हमारे सीनियर थे। मैं आहान से काफ़ी ज़्यादा अटैच था। आहान और मैं हमेशा एक साथ रहा करते थे। आकाश भाई और सुमित भाई अरमान भाई के साथ ही पढ़ाई क्या करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो लोग अलग अलग हो गए। लेकिन जब वो लौट कर आए तब वो एक बार फिर अरमान भाई से आकर मिले, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। मैं और आहान कभी भी अलग नहीं हुए, हम एक साथ आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि आहान का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन मुझे शुरू से ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का शौक रहता था, इसीलिए बहुत कम उम्र में मैंने डॉक्टर के फील्ड में काफ़ी नाम कमा लिया था। लेकिन मैं फिर भी अरमान भाई के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि एक बार आहान के कहने पर मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए गया था और आहान ने अपने बर्थडे पार्टी एक क्लब में दी थी। उसने ज़बरदस्ती करके अरमान भाई, आकाश भाई और सुमित भाई को भी वहां बुला लिया था। हम सब ने उस दिन काफ़ी मस्ती की। हालांकि अरमान भाई ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ एक तरफ बैठे रहकर हम लोगों को देखते रहे। और फिर जब उस रात हम पार्टी करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक हमारी कार के सामने दो छोटी छोटी बच्चियां आ गई थी। उस वक्त का आकाश भाई चला रहे थे। जल्दी ही उन्होंने ब्रेक मारे और उन बच्चियों को देखा तो उन बच्चियों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। हम सब काफ़ी हद तक बौखला गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को हुआ क्या है। अब क्योंकि मैं उस वक्त डॉक्टर की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, तो उन बच्चों को देखते ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके साथ रेप किया गया था। वो 7 से 8 साल की बच्ची थी। अब ये देखकर हमारे खून में आग लगने लगी थी और तभी हमारी नज़र उन बच्चियों का पीछा करने वाले कुछ लोगों पर पड़ी। और अब उन लोगों को देखकर बच्चियां डर के मारे इधर उधर कंपने लगी। तब उस वक्त हम पांचों को वहां देखकर वो आदमी थोड़ा सा डर गए और हमें देखकर भागने लगे। लेकिन अरमान भाई ने उन सबको पकड़ लिया था और फिर जब हमने उनसे बंदूक की नोक पर पूछताछ किया तब हमें पता चला कि वो शहर भर से छोटी छोटी मासूम बच्चों को अगवा करते हैं और उनके साथ गलत काम करके उन्हें विदेशों में भेज देते हैं। उस दिन से हम लोगों का खून खोलने लगा था और उस वक्त उन दोनों बच्चियों की मदद करने के साथ साथ हमने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारा था। उस दिन से हमने कसम खा ली थी कि हम जितना हो सकेगा क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे बारे में कोई सच नहीं जान पाएगा। और हमारे इस काम को किसी एक रूप की जरूरत थी, इसीलिए हमने अरमान भाई का नाम डेविल किंग के रूप में चुना था और हर जगह हमने डेविल किंग की दहशत फैला दी थी, ताकि कोई भी गलत काम करने के बारे में सोच ना सके। और जो ये वीडियोस इस वक्त हमारे पास मौजूद है, अभी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। हमने एक अलग तरह की वेबसाइट शुरू की थी, जहां पर जो लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं, वहां पर वो अपनी परेशानियों के बारे में हमें वीडियोस अपलोड किया करते हैं और फिर अरमान भाई और हम अपने तरीके से उनके परेशानियों को दूर करते हैं।
आप इनमें से कुछ वीडियो आप देख सकती है और उसे वेबसाइट का नाम द डेविल किंग है जो कि आहान ने बनाई थी। ध्रुव ने अपनी बात खत्म करके वंशिका की और एक नज़र देखा। उसने सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत के बारे में बताया था कि उन्होंने ये डेविल किंग बनने का काम क्यों शुरू किया। अरमान भाई अकेले डेविल किंग नहीं है, बल्कि हम सब भी डेविल किंग है और हमें खुशी है कि हम डेविल किंग गैंग का पार्ट है। ये बोलकर ध्रुव वहां से चला गया। कहीं ना कहीं आस्था काफी हद तक शॉक में थी और एक एक करके आस्था ने वहां पर कितनी सारी वीडियोस देखना शुरू कर दिया था। वहां पर तरह तरह के अत्याचार किए हुए लोग थे। सबसे ज्यादा औरतें थी जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे, साथ साथ कुछ आदमी भी थे जिन्हें औरतों ने परेशान किया हुआ था। हर तरह की वीडियोस देखने के बाद आस्था को इतना तो समझ में आ चुका था कि डेविल किंग ने कभी कोई बुरा काम या गलत काम नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद की है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से परेशान थे, या तो वो अपनी जान दे देते थे या फिर अपने साथ जुल्म करने वालों जुल्म करने देते हैं। कुछ पल में आस्था का दिल काफी ज्यादा हल्का फुल्का सा हो गया था, लेकिन आस्था राजवीर के साथ अरमान का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब से उसे अविनाश ने ये बताया था कि राजवीर जिंदल अरमान को अपना चेला बुला रहा था, तो ये बात उसे अंदर ही अंदर आग लगा रही थी। वह किसी भी कीमत पर यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आस्था ने डिसीजन ले लिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। कुछ देर तक रोने के बाद, अपने आप को संभालने के बाद आस्था ने वंशिका की ओर देखा और वंशिका के हाथ पैरों को खोल दिया, क्योंकि उसे कमरे में वंशिका भी मौजूद थी जिसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी और साथ ही साथ उसके हाथ पैरों को बांधा गया था। ध्रुव ने जानबूझकर वंशिका को वहां बैठाया था ताकि वो भी अपनी आंखों के सामने अरमान सिंघानिया का सच देख सके और उसे इस बात का एहसास कर सके कि उसने अरमान सिंघानिया जैसे आदमी पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। वही अरमान जो कि उस वक्त सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर हॉल में एक तरफ बैठा हुआ था। जल्दी ही उसे आस्था के कदमों की आहट सुनाई देती है। आस्था अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वंशिका आस्था के ही साथ थी। वंशिका ने भी अरमान को देख लिया था, लेकिन आस्था के साथ होने की वजह से वो जानती थी कि अरमान उससे कुछ भी सवाल नहीं करेगा। तभी आस्था ने कुछ पल अरमान की ओर देखा और बिना कुछ कहे वंशिका का हाथ थामकर वहां से बाहर की ओर जाने लगी। अब तो अरमान साथ ही साथ ध्रुव और बाकी सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तो सोचा था कि आस्था की आंखों के सामने जब डेविल किंग का सारा सच आएगा तो आस्था अरमान से माफी मांगेगी या फिर कुछ ना कुछ उसे बोलेगी और दोनों फिर एक हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, आस्था तो बिना अरमान से कोई भी सवाल किए या कोई जवाब दिए बगैर वहां से वापस जा रही थी। अब आस्था को इस तरह से जाते हुए देखकर अरमान की भौहें आपस में सिकुड़ गई थी, लेकिन वो कुछ सोचकर चुप रहा था। अचानक आस्था जो कि दरवाजे के बाहर जा रही थी, वो जाते जाते रुकी और रुककर एक बार फिर वापस आने लगी। अब आस्था को इस तरह से वापस आता देखकर कहीं ना कहीं सबको चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आती है कि चलो अब आस्था अब आप फाइनली वापस आ रही है और अरमान से बात करेगी और मामला सुलझा लेंगी और उन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और दोनों एक बार फिर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आस्था वहां वापस आई, वो सीधा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो गई थी और बेपरवाही से बोली, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रियंका, डिम्पल और प्रियंका के बॉयफ्रेंड की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, मैं सजा देने से मना नहीं कर रही हूँ। उनकी जान जाने से भी ज्यादा कोई और सजा हो तो वो उन्हें दे सकते हो, लेकिन वो सब जिंदा रहने चाहिए। ये बोलकर आस्था वहां से वापस चली गई थी। अब तो ध्रुव के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और उसने एक नज़र डरते डरते अरमान की तरफ देखा कि ना जाने आस्था के इस तरह ऑर्डर करने पर अरमान किस तरह का डिसीजन लेगा। तभी अरमान हल्का सा मुस्कुराया और ध्रुव की ओर देखकर बोला, उन लोगों को अच्छी खासी सजा देने के बाद उन्हें छोड़ दो और याद रखना, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। ये बोलकर अब जल्दी ही अरमान ने भी घर जाने का फैसला कर लिया था। वही आस्था वंशिका के साथ आकर कार में बैठ गई थी। वंशिका और आस्था दोनों के बीच खामोशी थी। वंशिका ने आस्था से झिझकते हुई बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अरमान से बात करनी चाहिए, और वैसे भी उसने आज तक सिर्फ लोगों की मदद की है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तब वंशिका की बात सुनकर आस्था बिल्कुल खामोश रही। कुछ तो था आस्था के दिल और दिमाग में जो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। जल्दी ही वंशिका के साथ आस्था सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी और सीधा नानी माँ के कमरे में जाकर सो गई थी। क्योंकि नानी माँ तो ऑलरेडी सोई हुई थी, आस्था भी वहां जाकर लेट गई। अरमान जैसे ही घर आया और उसने देखा कि आस्था कमरे में नहीं है बल्कि नानी माँ के कमरे में सो रही है, तो वो पूरी तरह से बेचैन हो उठा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। आखिर आस्था ही तो उसका सुकून थी। अब अरमान सीधा नानी माँ के कमरे में साइड पर जो कुर्सी थी, इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया था और आस्था को सुकून से सोते हुए देखने लगा। आस्था भले ही नींद में थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इस वक्त वो किसी की गहरी नजरों की तपिश में है, लेकिन उसने एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। अरमान ना जाने कब तक बैठा हुआ आस्था को इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखता रहा, और कब कुर्सी पर बैठे बैठे हुए उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं रहा। अब जल्दी ही अगली सुबह हो चुकी थी।
रश्मि ने पूरे पूरे घर के सारे जिम्मेदारी अपने सर पर ले लिए थे। वो जानती थी कि आस्था इस वक्त प्रेग्नेंट है। आस्था ने पहले रश्मि और उनकी शादी की काफ़ी अच्छी खासी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन इस बार अब रश्मि की बारी थी। रश्मि सब कुछ बढ़िया काम करने के लिए रौनक को अपने साथ में लगाकर काम करवा रही थी। हल्दी का सारा फंक्शन गार्डन में ही रखा गया था। सिंघानिया मेंशन का गार्डन बड़ा ही खूबसूरत था। सारी तैयारी धीरे धीरे वहां पर होने लगती है। आस्था अभी तक सोकर नहीं उठी थी, लेकिन नानी माँ की आंख खुल गई थी। और नानी माँ की जैसे ही आंख खुली और उन्होंने अरमान को कुर्सी पर बैठकर सोते हुए पाया, तो नानी माँ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और वो खुश होकर मन में सोचने लगी कि उनका दामाद उनकी गौरी को कितना ज़्यादा प्यार करता है, और उसको मनाने के लिए रात भर यहाँ बैठ रहा। नानी माँ दोनों के बीच में नहीं रुकना चाहती थी। फटाफट आंखें खुलते ही नानी माँ कमरे से बाहर निकल गई। कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था और सीधा जाकर रश्मि के साथ हॉल में मदद करने लगी। रौनक ने हल्दी घोलने का काम ले लिया था। हल्दी और मेहंदी रस्में एक साथ होने वाली थी, तो वो सारी तैयारियां रौनक करने लगी। रौनक जैसे जैसे थोड़ा छोटा छोटा मोटा काम कर रही थी, वैसे वैसे उसकी थकावट बढ़ती जा रही थी और वो सोच रही थी कि शायद उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है। लेकिन उसे किसी तरह के प्रेगनेंसी से सिगमेंट अभी तक उसके सामने नहीं आए थे। वहीं आहान जो कि पूरी कोशिश कर रहा था कि रौनक को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए वो 5 से 10 मिनट के अंदर कभी जूस कभी नारियल पानी लेकर रौनक के सामने लाकर खड़ा हो जाता और उसे ज़बरदस्ती पिला देता। कहीं ना कहीं रश्मि को ये देखकर खुश हो रही थी कि आहान रौनक का कितना ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो भी दिल से चाहती थी कि आहान और रौनक दोनों एक दूसरे को पसंद करें और शायद फिर उनकी भी शादी हो जाए। रश्मि ने ऑलरेडी एंजल और राधिका के लिए बहुत ही खूबसूरत से येलो कलर के लहंगे तैयार कर दिए थे और ब्राइडल के लिए भी अलग से खूबसूरत से जोड़े तैयार करवा दिए थे, तो सभी लोग वही पहनने वाले थे। पूरे घर को सजा दिया गया था। सारी तैयारी जोरों जोरों से चल रही थी। दूसरी ओर वही करीब सुबह के 10 बजे आस्था की आंख खुली और वो कसमसा कर सोकर उठी, और जैसे ही उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी कर हो गई थी। पूरी रात अरमान कुर्सी पर बैठकर उसे देखता रहा। अब अरमान को देखकर आस्था तुरंत उठकर बैठ गई और अपनी आवाज़ को तेज किए बिना ना रह सकी और मुंह फुलाती हुई बोली, आप क्या क्या कर रहे हैं? जैसे ही ऊंची आवाज में आस्था ने ये सवाल पूछा, अरमान जो कि उस वक्त पूरी रात भर सोया नहीं था, सुबह के वक्त 5 बजे जाकर उसकी आंख लगी थी। वो तुरंत आंखें खोलकर आस्था को घूरकर देखने लगा और बेपरवाही से बोला, व्हाट यू मीन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सो रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं सोएगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? वैसे भी मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती है। अरमान ये बोला और फिर कुर्सी पर से उठकर अपने हाथों को फैलाकर अंगड़ाइयाँ लेने लगा, क्योंकि कुर्सी पर एक जगह बैठे बैठे रहने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई थी और वो थोड़ा सा अपने शरीर को हिला डुलाकर एक्सरसाइज करके ठीक करने लगा। और बेफिक्री से बोला, लगता है कि मुझे जिम में ही जाना होगा क्योंकि पूरा शरीर अकड़ गया है। और वो आस्था की ओर देखता हुआ सीधा कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन अचानक से वो हैरान हो गया क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। वो डार्क एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, ये क्या, दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? अब अरमान की ये बात सुनकर आस्था भी चौंक गई और आंखों में गुस्सा लाते हुए बोली, क्या दरवाजा बाहर से बंद है? जरूर आपने ही ये हरकत की होगी। आपने ही अपने किसी आदमी को कहकर दरवाजा बंद करवाया होगा। आखिरकार आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है? तो क्यों बार बार आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आस्था सुबह उठते ही अरमान पर शुरू हो गई थी और उसने अरमान को डांटना शुरू कर दिया था, लेकिन अरमान बार बार ये बात बोलता रहा कि उसने दरवाजा बंद नहीं करवाया। लेकिन तभी 10-15 मिनट बाद तक जब दोनों दरवाजे पर खड़े होकर झगड़ते रहे, तो नानी माँ ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था और उन लोगों की ओर देखकर नाखुश होकर बोली, अरे मुझे तो लगा था कि तुम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, लेकिन तुम दोनों बहसबाजी भी इतनी तेजी से कर रहे हो कि पूरे हॉल में तुम दोनों की आवाज़ें गूंज रही है। क्योंकि नानी माँ का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था, अब आस्था अरमान दरवाजे के पास खड़े होकर अब तक जो भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें हॉल के सभी लोग चुपके चुपके सुन रहे थे और सभी खिलखिलाकर मुस्कुरा भी रहे थे और दोनों का झगड़ा बिल्कुल मियाँ बीवी वाला ही हो रहा था। तब नानी माँ ने तुरंत आकर दरवाजा खोल दिया था और आवाज में सख्ती लाते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि दोनों आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन अगर तुम दोनों को एक साथ इस तरह से छोड़ा तो दोनों का झगड़ा और बढ़ जाएगा। इसलिए नानी माँ ने दरवाजा खोल दिया और आस्था को ये बता दिया कि दरवाजा नानी माँ ने ही लॉक किया था। अब आस्था चौंक गई थी और उसने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया था और अपनी आंखें इधर उधर मटकाने लगी। वही अरमान अब घूरकर आस्था को देखने लगा था, मानो को कहना चाह रहा हो, बोलो बोलो, अब अपनी नानी माँ को बोलकर दिखाओ। तभी एक नौकर ने आकर अरमान को इन्फॉर्म किया, अविनाश सूर्यवंशी और अबीर सिंह राठौड़ आए हैं।
अब अविनाश के आने का सुनकर आस्था खुशी से हॉल में जाने लगी। अपने भाई से मिलना चाहती थी और जैसे ही आस्था वहां पहुंची उसने अपने भाई को गले से लगा लिया था और अबीर को हेलो बोला था। अरमान ने भी अविनाश को थोड़ा सा है हेलो बोला और अबीर की तरफ देखकर मुंह बना लिया था, क्योंकि अभी भी अबीर अरमान कुछ खास पसंद नहीं करता था। जल्दी ही रश्मि वहां आई और अविनाश को और देखकर बोली, आप अपने कमरे में जाइए और फटाफट से तैयार हो जाइए। और अबीर जी, मुझे लगता है कि आपको ही अविनाश भैया की मदद करनी पड़ेगी और आप उनके साथ रहेंगे, ठीक रहेगा। ये बोलकर रश्मि ने अबीर और अविनाश को उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया था। वही अविनाश और अबीर आस्था से आंखों ही आंखों में कुछ बात करते हुए अपने कमरे में चले गए थे। आस्था भी अब हल्का सा मुस्कुरा देती है। वही दूसरी ओर राजवीर जिंदल ने अपने जिस आदमी को अरमान सिंघानिया का पैगाम देने के लिए भेजा था कि राजवीर जिंदल अरमान मिलने के लिए आ रहा है, तो ये बात अरमान तक पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि ये खबर ऑलरेडी किसी और को नहीं बल्कि आस्था को मिल चुकी थी और आस्था ने उस आदमी को बता दिया था कि वो मैसेज आस्था अरमान सिंघानिया है। तो वो आदमी वहां से चला गया था और उसने राजवीर को बता दिया था कि वो अरमान तक मिलने खबर जा पहुंची है। क्योंकि अरमान सिंघानिया और उसकी बीवी एक ही है, तो आस्था अरमान को बता देंगी। लेकिन यहाँ आस्था ने अरमान को कुछ नहीं बताया था, उसे तो बस आज शाम को राजवीर जिंदल के हल्दी में आने का इंतजार था। जल्दी ही सब लोग अब अपने अपने तरीके से तैयार होने लगे थे। इस बीच रौनक की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने आज काफी ज्यादा भागदौड़ की थी। इतना ही नहीं, आज शाम के लिए उसने डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी जो वो हल्दी में डांस करने वाली थी। लेकिन अब आहान उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसने रौनक को देखा, रौनक का चेहरा सब पूरी तरह से उतर हुआ था। अचानक आहान आगे आया और वो रौनक से बोला, मिस हवा हवाई चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन रौनक, जो कि उस वक्त किचन में हल्दी की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करने में लगी हुई थी, उसने आहान को अनदेखा करा और बात बदलते हुई बोली, नहीं नहीं, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ हल्दी और मेहंदी को अच्छी तरह से चेक करना है। कोई कमी तो नहीं रहनी चाहिए, वरना रश्मि दीदी मुझे नहीं छोड़ेगी। रश्मि दीदी ने मुझे सिर्फ एक ही तो काम दिया है, सिर्फ डांस करना, हल्दी को घोलना और मेहंदी की तैयारी करना। तो मैं वो सारे काम अच्छी तरीके से करूंगी। अब तो आहान रौनक की बात सुनकर इरिटेट हो गया। अचानक आगे बढ़कर उसने रौनक को गोद में उठा लिया और अब रौनक छटपटाने लगी और झल्लाते हुई बोली, छछूंदर, पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे यार। उसे लग रहा था, क्योंकि आहान जिस तरह से बात बात पर उसे आजकल किस कर रहा था, तो रौनक को ये हरकत कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। तो उसे अभी यही लग रहा था कि आहान शायद अकेले में ले जाकर उस पर फिर से किसकी बरसात करेगा। आहान आंखें दिखाकर रोब जमाते हुए बोला, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारा मुंह बंद कराना अच्छी तरह से आता है। इतना बोलकर आहान उसके होठों की तरफ देखने लगता है। तब रौनक ने तुरंत अपने होठों पर अपने हाथों को रख लिया था और अपनी गर्दन में इधर उधर हिलाते हुए बोली, सोचा भी मत। आहान अब जल्दी रौनक को अपने कमरे में ले आया और वहां ले जाकर उसने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर चादर उड़ाते हुए कड़क आवाज में बोला, खबरदार, अगर तुमने यहाँ से पैर नीचे भी रखा तो और आज शाम को तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं करोगी। एक ही बार में सुन लेना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवा रहा हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद जो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद उस फंक्शन में जाओगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शांति से एक तरफ बैठने के लिए, उस फंक्शन कोई उछल कूद करने के लिए नहीं, समझी तुम? अब तो रौनक आहान की बात सुनकर चौंक गई थी और बोली, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? और वो क्यों नहीं जाएगी फंक्शन में भला? और क्यों नहीं नाचेगी? वो तो नाचेगी, वैसे भी उसने अपनी बहन को प्रॉमिस किया है, तो भला वो इस तरह से पीछे कैसे रह सकती है? हो तो इसीलिए अब रौनक मुंह फुलाकर आहान पर चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगी। मैं अपनी मर्जी के मालकिन हूँ, समझे तुम? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा बोलने की। अब रौनक की बात सुनकर आहान, जो कि रौनक को समझाने के बाद बाहर की तरफ जा रहा था, वो रुका और अचानक रौनक के पास वापस आया और एक बार फिर उसके बालों को पकड़कर अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे जोरदार किस करते हुए बोला, जस्ट शट अप, जितना कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना करो। ये बोलकर आहान बिना रुके वहां से बाहर चला गया। वहीं रौनक आहान के किस करने पर बुरी तरह से झल्ला उठी थी और गुस्से से उसने अपने बालों को नोच लिया था और दरवाजे की ओर देखकर बुदबुदाई, आखिरकार ये अपने आप को समझता क्या है? दिन ब दिन इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही है। हो ये बोलकर उसने साइड टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा वॉश नीचे फेंक दिया था और नाराज होकर खुद को ढककर सो गई। जल्दी ही शाम हो चुकी थी। आस्था ने भी आज थोड़ा सा अलग हटकर एक बड़ी ही खूबसूरत सी बिल्कुल प्लेन हल्के वक्त की येलो साड़ी पहनी थी, जो कि नानी माँ ने उसे पहनाई थी। क्योंकि नानी माँ जानबूझकर आस्था को बड़ी खूबसूरती से तैयार किया था, ताकि अरमान आस्था को देखता ही रह जाए और उसके आगे पीछे उसे मनाने के लिए घूमने लगे।
क्योंकि नानी माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका दामाद कितना ज़्यादा खड़ूस और एरोगेंट था, तो इतनी आसानी से तो वो आस्था से माफ़ी नहीं मांगने वाला था और ना ही उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमने वाला था। तो इसीलिए जानबूझकर नानी माँ आस्था की खूबसूरती के द्वारा अरमान को उसके पीछे भेजना चाहती थी। अब जैसे ही आस्था तैयार हुई तो वो एकदम गजब ला रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसका बेबी बम्प हल्का हल्का नजर आ रहा था, लेकिन वो भी आस्था की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। आस्था ने हाथों में भरकर चूड़ियां पहनी थी। हल्का सा फूलों वाला येलो कलर का मांग टीका उसने लगाया था और साथ ही साथ एक छोटी सी येलो कलर की फूलों से बनी नथ पहनी थी और बाकी उसने गले और कानों में कुछ नहीं पहना था, बालों को खुला रखा था। उसमें ही वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। फिर जैसे ही आस्था तैयार होकर नानी माँ के साथ कमरे से बाहर निकली, बाकी सब तो ऑलरेडी गार्डन में चले गए थे, लेकिन अरमान जो कि आस्था के ही आने का इंतजार कर रहा था, अब जैसे उसने आस्था को देखा तो बिना पलके झपकाए वो अपनी खूबसूरत बीवी को निहारता रहा। आस्था पर से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। आस्था समझ चुकी थी कि अरमान इस वक्त हॉल में मौजूद है और उसे ही देख रहा है, लेकिन जानबूझकर आस्था ने अरमान की तरफ नहीं देखा था। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाहर गार्डन की तरफ जाने लगी। तभी अचानक अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और आस्था से अरमान के सीने से जा लगी और अपनी नाक सहलाने लगी और अरमान को घूरकर मुंह फुलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तभी अरमान ने बिना आस्था की कोई बात सुने उसकी नेक पर स्मूच कर लिया था। अब आस्था अरमान की इस हरकत पर गुस्से से भर उठी और अरमान से खुद को छुड़ाते हुए जल्दी से गार्डन की तरफ जाने लगी और उस पर चिल्लाए, आखिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये क्यों किया आपने। आस्था को यह एहसास नहीं रहा कि वो इस वक्त गार्डन में है और सबने उसकी आवाज़ सुन ली है। तभी नानी माँ आस्था की तेज आवाज़ सुनकर कोमल आवाज़ में बोली, क्या हुआ गौरी बेटा, क्या किया दामाद जी ने। अब नानी माँ का सवाल सुनकर आस्था शर्मिंदा सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो नानी माँ को क्या जवाब दे कि आखिरकार उनके प्यारे दामाद जी ने उसके साथ क्या किया। तभी अविनाश तुरंत आस्था के पास आया और उसे कंधों पर से पकड़कर फिक्र करते हुए बोला, क्या बात है गौरी, गौरी बता, क्या कुछ कहा मिस्टर सिंघानिया ने, तुम मुझे अभी बता सकती हो। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तब दादाजी भी तुरंत आस्था की साइड आकर खड़े हो गए और कठोर आवाज में बोले, क्या बात है बेटा, बोलो ना, क्या हुआ, कुछ बोला है इस नालायक ने, बता मुझे। अब अरमान अपने कोट के जेब में हाथ डालकर वहां पर बेफिक्री से खड़ा होकर शातिर अंदाज में मुस्कुराकर आस्था की तरफ देख रहा था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर उसकी बीवी अब क्या जवाब देती है, लेकिन अब आस्था शर्मिंदा सी हो गई थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो कभी ऊपर और नीचे इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो इन सबको अब क्या जवाब दें। वही रश्मि की नज़र तुरंत आस्था की गर्दन पर पड़ती है, जहां पर हल्का हल्का लाली का निशान था। अब तो रश्मि को समझते देर नहीं लगती है आस्था किस चक्रव्यूह में फंसी है, इसलिए वो हल्का सा खासकर टॉपिक चेंज करते हुए बोली, अरे क्या आप लोग भी ना आस्था से बेकार का सवाल पूछने के लिए बैठ गए, और मियाँ बीवी की बात हो रही होगी और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये बोलकर सीधे सीधे रश्मि ने आस्था को सीधे सीधे एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया था और फटाफट से उसे लेकर स्टेज पर जाने लगी, जहां पर पहले से ही राधिका और एंजल मौजूद थी। वो दोनों बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। सुमित और अविनाश भी अब जाकर उन दोनों के पास बैठ गए थे। जल्द ही उन दोनों का मेहंदी फंक्शन बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका था। वंशिका ने भी आस्था के जोर देने पर येलो कलर की का फ्रॉक सूट पहना था और बड़ी ही मासूमियत और सादगी के साथ वो बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक वहां पर अजीब सा शोरगुल होने लगा। अब अरमान की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अरमान की सिक्योरिटी को इस तरह से भेजना कोई मामूली बात नहीं थी। तभी अरमान ने अपने सामने जिस शख्स को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। सामने से राजवीर जिंदल अपने 8 से 10 बॉडीगार्ड के बीच चलकर आ रहा था। अब जैसे ही अरमान ने राजवीर जिंदल को वहां देखा तो अरमान के चेहरे की पर खुशी की चमक आ गई थी। वहीं नानी माँ जो कि खुशी से उसे अविनाश और एंजल को हल्दी लगा रही थी, अब उनकी नज़र जैसे ही राजवीर जिंदल पर पड़ी तो कुछ पल उनकी सांसें थम सी गई थी और उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने राजवीर उस वक्त देखा था जब उनकी बेटी की बेरहमी से राजवीर जिंदल ने हत्या कर दी थी। अब तो नानी माँ के हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे। वही अविनाश ने जैसे ही नानी माँ को देखा, उसने तुरंत नानी माँ को संभाल लिया था और अबीर को इशारा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अविनाश जानता था कि नानी माँ का अरमान को राजवीर को देखने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए फटाफट से अविनाश ने अबीर के थ्रू नानी माँ को सीधा अंदर सिंघानिया मेंशन के अंदर भिजवा दिया गया था और वहां पर डॉक्टर की टीम पहले से ही मौजूद थी। आज अविनाश, अबीर और आस्था ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। उसी के प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग सारा काम कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे ही राजवीर वहां आया, अरमान सिंघानिया ने आगे बढ़कर राजवीर को गले से लगा लिया था। ये देखकर आस्था के खून खौल उठा, लेकिन फिलहाल उसने अपने इमोशंस पर जैसे तैसे कंट्रोल किए हुए था।
लेकिन ठीक उसी वक्त दादाजी तुरंत राजवीर और अरमान के बीच में आ गए थे और राजवीर को अरमान से दूर करते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब राजवीर घूरकर दादाजी को देखने लगा, क्योंकि राजवीर दादाजी को अच्छी तरह से पहचानता था। बचपन में जब अरमान राजवीर से चिपका करता था, दादाजी हमेशा जाकर अरमान को राजवीर से दूर कर दिया करते थे। कितनी बार राजवीर के मन में ख्याल आता था कि उसे बूढ़े की जान ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो अरमान और उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट थी, लेकिन हर बार वो सिर्फ अरमान के प्यार के लिए उन्हें छोड़ दिया करता था। आज इतने सालों बाद जैसे दादाजी ने एक बार फिर से अरमान को राजवीर से दूर किया तो राजवीर घूरकर दादाजी को देखने लगा। तभी अरमान दादाजी से कोल्ड वॉइस में बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से अंकल को मुझसे दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अरमान ने सख्त अंदाज में ये कहा था, दादाजी घुरकर अरमान को देखने लगे। इस वक्त ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, केवल परिवार के बीच हल्दी मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। इसीलिए जल्द ही अब राजवीर की नज़र वंशिका पर जाकर ठहर गई थी। वंशिका को देखते ही राजवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और वो अरमान की ओर देखकर डेंजरस वॉइस में बोला, मुझे तो लगा था कि तुमने इस लड़की का अब तक अंत कर दिया होगा। ये लड़की जिंदा सही सलामत तुम्हारे घर पर क्या कर रही है। अब जैसे ही राजवीर ने ये बोला, अरमान हैरान हो गया और बेपरवाही से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं। राजवीर वंशिका की और गुस्से भरी नजरों से इशारा करके बेरुखी से बोला, इसी लड़की ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तो ये इस तरह से हल्दी के फंक्शन में क्या कर रही है। अब अरमान राजवीर को क्या बताता कि उसकी बीवी की वजह से वो अभी तक वंशिका की जान नहीं ले पाया है। तभी आस्था ने वंशिका को इशारा किया। वंशिका तुरंत आस्था का इशारा मिलते ही राजवीर के सामने जाकर बेपरवाही से खड़ी हो गई थी और एक बार उसके हाथों में एक छोटा सा चाकू था। उसने उस चाकू से राजवीर पर वार करने की कोशिश करते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे ही वंशिका ने इस तरह से राजवीर पर हमला किया, सब लोग चौंक गए थे। वहीं ध्रुव तो मुंह खोले वंशिका को ही देख रहा था। वही आहान जो कि रौनक की सेवा में खड़ा हुआ था, अब जैसे उसने ये सब कुछ देखा तो उसकी भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक उसी वक्त आस्था हल्का सा मुस्कुराई और अविनाश को इशारा किया। अविनाश ने जल्दी ही अपनी पॉकेट की जेब में से वो वाला लॉकेट निकाला जिस लॉकेट्स की वजह से राजवीर ने इतने सारे लोगों की बेरहमी से जान ली थी। वो लॉकेट अविनाश ने आस्था के हाथों में थमा दिया था और आस्था ने जल्दी ही मौका देखकर उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया था। दूसरी ओर इन सारे मामलों से नानी माँ को दूर रखा गया था, क्योंकि आस्था तक जानती थी नानी माँ ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए नानी माँ की हेल्थ उसके लिए ज़्यादा जरूरी थी। वो उनकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अबीर नानी माँ को आराम करने को कहकर अबीर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, और नानी माँ को बाहर ना आने के लिए मना करने बाद अबीर बाहर आ गया था। हालांकि नानी माँ का इरादा इस तरह से अंदर रुकने का नहीं था, लेकिन इस फिलहाल आस्था की कसम अबीर ने नानी माँ को दी थी, इसलिए मजबूरन नानी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मजबूरन वो वहीं बैठी रही और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, ताकि आस्था और सारा परिवार मुसीबत से दूर रहे और वो ठीक ठाक रहे। दूसरी ओर उसी वक्त वंशिका को ऐसा करते हुए देखकर अरमान अब तुरंत वंशिका के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस तरह से अरमान के सामने भला कोई उसके गुरुजी पर हाथ कैसे उठा सकता था। और अरमान सिंघानिया राजवीर जिंदल के लिए उतना ही पॉजेसिव था जितना कि आस्था के लिए था। लेकिन आस्था ये जानती थी कि अगर अरमान के सामने वंशिका राजवीर पर हमला करेगी तो अरमान खुद को रोक नहीं पाएगा और अरमान उल्टा वंशिका पर हमला करेगा। ठीक उसी वक्त आस्था अब राजवीर और अरमान के सामने जा पहुंची और वंशिका को बचाने के लिए उसने वंशिका को ठीक अपने पीछे खींच लिया था और अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही राजवीर की नज़र आस्था पर पड़ी और साथ ही साथ उसके गले में पहने हुए लॉकेट पर पड़ी, अब तो राजवीर जिंदल के खून में आग लगने लगी थी। उस लॉकेट को पाने के लिए तो वो लोगों का गला तक काट दिया करता था, लेकिन ये लॉकेट जो कि आखिरी 5वां लॉकेट सेट था, ये यहाँ इस तरह से मौजूद होगा, राजवीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अचानक राजवीर ने अरमान को एक तरफ धक्का दे दिया और आस्था की तरफ झपटने के लिए बढ़ने लगा।